नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली ईरान से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि ईरान में रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट हुए और इस इलेक्शंस के जो रिजल्ट है, जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं। और नतीजों को देखने के बाद में यहाँ पर जो अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ईरान के, वो बनने वाले हैं मसूद पेजेश्कियान, जो कि ईरान की अगले प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। आपको बता दें कि ईरान में हर 4 साल के बाद इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और पिछले टाइम जो कंडक्ट हुआ था ये 2021 के टाइम में हुआ था, वैसे होना चाहिए 2025 के टाइम में। लेकिन लास्ट मंथ आपने ये अपडेट सुना होगा, बेसिकली 19 मई की ये बात है, जब इब्राहिम रईसी जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट थे, इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में डिमांड होती है प्रेसिडेंट की इलेक्शंस को लेकर और इसको लेकर 28 जून को डेट फिक्स किया जाता है यहाँ पर इलेक्शंस को लेकर। पहला जो चरण होता है इलेक्शंस का वो यहाँ पर कंडक्ट होता है, लेकिन उस इलेक्शंस में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिल नहीं पाता है। आपको बता दें कि 42% के आसपास में पेजेश्कियान को मिलती है और इनके जस्ट ऑपोजिट जलीली को यहाँ पर 38% के आसपास में इनको वोट मिलती है। इसके बाद में सेकेंड राउंड जो कि 5 जुलाई को इलेक्शन कंडक्ट हुआ कल के दिन, और इसके बाद में जो रिजल्ट आज आए उनमें यहाँ पर मसूद पेजेश्कियान जो है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पहले रह चुके हैं, ये एज अ प्रेसिडेंट बन के सामने निकल रहे हैं। क्योंकि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बहुत सारे ऐसे नंबर्स थे, कैंडिडेट थे जो कि इस इलेक्शंस को फाइट कर रहे थे, जैसे कि नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनके जस्ट ऑपोजिट जो खड़े थे वो सईद जलीली थे, जिनको सेकेंड नंबर में वोट्स यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 6 मिलियन वोटर्स में से 50% से ज़्यादा वोटर्स जो है वो वुमेन की रही है। अभी हम इनका एक फैक्ट्री बताएंगे आगे, और ये रिस्पॉन्सिबल है ईरान में किस तरीके से जो प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो वुमेन है। और फाइनली इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक रिफॉर्मिस्ट है। आगे हम इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इस इलेक्शंस में जब 28 जून को फर्स्ट राउंड हुआ और 5 जुलाई को सेकेंड राउंड हुआ, और टोटल यहाँ पर जो वोट प्राप्त हुए हैं मसूद पेजेश्कियान को, ये लगभग 1.6 करोड़ के आसपास में है। वही जस्ट ऑपोजिट सईद जलीली की हम बात करें तो इनको वोट प्राप्त हुआ 1.3 करोड़ के आसपास में। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 54.76% यहाँ पर पेजेश्कियान को वोट प्राप्त हुए और 45.21% ये सईद जलीली को प्राप्त हुए। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 9% के आसपास में डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप इसके लास्ट इलेक्शंस को देखेंगे 2021 के टाइम में, उस वक्त जो अब इब्राहिम रईसी जिनकी पार्टी CCA की पार्टी थी, इनको यहाँ पर 72.35% वोट प्राप्त हुए थे और इनके आसपास में जो वोट प्राप्त हुए थे वो आप समझ सकते हैं कि एक मोहसिन रजी करके इनको 13% के आसपास में वोट प्राप्त हुए थे। तो सवाल ये निकलता है कि पेजेश्कियान है कौन। देखिए, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले भी रह चुके 2006 के टाइम से, और 2011 में पहली बार प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का चुनाव ये लड़े थे, लेकिन बाद में ये पुल ऑफ कर लिए। और आपको बता दें कि ईरान और इराक के वॉर में 1988 के बीच की हम बात कर रहे हैं, ये एज ए सर्जन, एज ए मेडिकल ऑफिसर आप कह सकते हैं, ये फाइट कर चुके हैं ईरान और इराक के बीच में। इसके अलावा हम बात करें तो ये एक लंबे टाइम से कहीं ना कहीं हिजाब के अगेंस्ट में बोलते आ रहे हैं। इवन कि इसके अलावा हम बात करें ना, ये रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं। रिफॉर्मिस्ट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जस्ट इसके ऑपोजिट हम बात करें जलीली, जो कि एक हार्ड लाइनर माने जाते हैं, जो कि कट्टरवाद कह सकते हैं इन हिंदी में, जो कि जो इस्लामिक लॉज है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने में विश्वास रखते हैं, जो हार्ड लाइनर है। वही जस्ट ऑपोजिट रिफॉर्मिस्ट की हम बात करें तो ये जस्ट हार्ड लाइनर के अगेंस्ट होते हैं, ये रिफॉर्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं, सेंट्रलिस्ट होते हैं। और ईरान में आज के टाइम में ऐसी सरकार जो वहाँ की जो पब्लिक है वो अब चेंज लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 1979 के टाइम से लेकर अब तक, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर हार्ड लाइनर की यहाँ पर गवर्नमेंट रही है, प्रेसिडेंट यहाँ पर रह चुके हैं। और ऐसा नहीं कि इस बीच में हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट नहीं हुए, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन यहाँ पर 1979 से लेकर अब तक यहाँ पर हार्ड लाइनर की यहाँ पर प्रेसिडेंट ईरान में देखा गया। अब यहाँ पर की जो जनता है वो बदलाव चाहती है और यहाँ पे एक रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेश्कियान को एज ए ईरान के प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट किया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पर निकल के आता है कि आज के टाइम में ईरान में सबसे बड़ा जो लीडर है, सुप्रीम लीडर, वो है आयतुल्लाह खामेनी, जिनकी इमेज आप इधर इस साइड देख पा रहे होंगे। ये भी कहीं ना कहीं हार्ड लाइनर को फॉलो करते हैं, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशंस होने के बाद में इस्लामिक लॉज रूल्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए गए थे स्ट्रिक्टली, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को यहाँ से हटाया गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क निकल के आता है, क्या यहाँ पर आयतुल्लाह खामेनी और पेजेश्कियान के बीच में, जो कि रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, इसको लेकर यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी, इनके पास में जो पावर है वो आर्म्ड फोर्सेस इन्हीं के पास में, हेड ऑफ जुडिशरी इन्हीं के पास में, स्टेट मीडिया इन्हीं के पास में। तो प्रेसिडेंट के पास में क्या है, तो प्रेसिडेंट के पास में कैबिनेट
कैबिनेट है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉज एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन जो मेन पावर होता है ये बेसिकली सुप्रीम लीडर के पास में होता है। और इसको लेकर यहाँ पेजेस्कियन ने साफ साफ ये कहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हम लोग बदलाव की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हम लोग सॉफ्ट तरीके से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि पेजेस्कियंस यहाँ पर जीत के आते हैं एज ए प्रेसिडेंट, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए वैसे तो मल्टीपल्स रीजन है ईरान में करप्शन को लेकर, बाकी दूसरे फैक्टर्स को लेकर, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है वो है महसा अमीनी की डेथ को लेकर। 2022 के टाइम में एक घटना सामने आया था, आप यहाँ पर इस इमेज को देख सकते हैं महसा अमीनी की। एक्चुअली 2022 में हुआ ये था कि हिजाब के अगेंस्ट में महसा अमीनी ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर ईरान की जो पुलिस है उनको कस्टडी में लेती है, और कस्टडी के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद से जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो ये मानने वाले हैं जो कि हिजाब के अगेंस्ट में जो बात करते हैं, इनके साथ में जुड़ना स्टार्ट हो गए। और 2022 में जब ये घटना हुआ उसके जस्ट एक साल के बाद में, सितंबर पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब एक साल कंप्लीट हो चुका था, उस वक्त भी प्रोटेस्टर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बड़े नंबर्स में। उनमें से ईरान के स्टूडेंट, वुमेन, ये लोग भी इसमें शामिल थे। और कहा यह जाता है कि इस इलेक्शंस में जो बदलाव हुआ ना, इसके पीछे फैक्टर है वुमेन फैक्टर और स्टूडेंट का फैक्टर, क्योंकि इन दोनों की सपोर्ट के कारण यहाँ पर पेजेस्कियंस को सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट प्राप्त हुआ है। और शॉकिंग बात तब हुआ कि जब प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर हिजाब के अगेंस्ट में, उन्हीं के बीच में यहाँ पर 9 प्रिजनर्स को डिटेन किया जाता है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये चीजें जो है ना, ईरान के जो लोग हैं इसके अगेंस्ट में और बदलाव चाह रहे थे, और ये बदलाव हमें इलेक्शंस के दौरान हमें देखने को मिला। इवन कि इसको लेकर यूएन भी ये कह चुका है कि ईरान जो है रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल वायलेंस को लेकर, ईरान पर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल वायलेंस लीडिंग टू डेथ, यूएन सेज। सो अब सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि ईरान और यूएस अब इसके बीच में रिलेशंस क्या बदलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान के प्रेसिडेंट है अब वो रिफॉर्मिस्ट आ चुके हैं, सेंट्रलिस्ट आ चुके हैं। तो इसको लेकर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि मे बी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जो न्यूक्लियर डील है, ईरान की न्यूक्लियर डील जिसे हम शॉर्ट में JCPOA कहते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ट्रंप बाहर निकल चुके थे, इसको लेकर फिर अमेरिका बार बार कोशिश किया, लेकिन ईरान इस डील में फिर से एंटर नहीं होना चाहता है। इसको लेकर बात कही जा रही है कि फिर से इसे रिवाइव किया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के ऊपर जो सैंक्शन आज के टाइम में 4000 से भी ज्यादा सैंक्शन है, 400 से भी ज्यादा सैंक्शन है, ये सैंक्शन जो है ये हटाने को लेकर पेजेस्कियंस अमेरिका से कुछ रियायत यहाँ पर मांग सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें इजराइल को लेकर, ईरान का जो नजरिया है इजराइल को लेकर ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इजराइल को लेकर जिस तरीके से हमारी पॉलिसी रही है वो आगे भी रहने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस में क्या होंगे। देखिए आज की हम बात करें ना, तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस अच्छे माने जाते हैं। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया का सबसे पहला ओवरसीज ऑपरेशनल पोर्ट बन चुका है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए म्यांमार का सेतुवे पोर्ट। तो यहाँ जो चाबहार पोर्ट है इसके जरिए हम लोग इसे तो हमने डेवलप किया है, इसके अलावा हमारा ईरान के साथ में इकोनॉमिक कनेक्शंस भी है। इवन यहाँ पर रिसेंटली इंडिया की तरफ से $150 मिलियन का देने की जो बात है वो की गई है। इसके अलावा 250 मिलियन क्रेडिट लाइन, ये क्या होता है एक्चुअली, 250 मिलियन में से जितना ईरान यूज करेगा उस यूज हुए पैसे पर यहाँ पर ईरान को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 250 मिलियन क्रेडिट लाइन और यहाँ पर 150 मिलियन यहाँ पर ईरान को हेल्प करने की बात की गई है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर, तो ईरान और इंडिया के बीच में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर जो कि रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग से होकर मुंबई के यहाँ पर जो पोर्ट है वो कनेक्ट करती है। और ये जो बेसिकली है ना, ये ईरान के बंदर अब्बास होते हुए ये तेहरान, अस्तारा, याल्मा जो है अजरबैजान, ये होते हुए ये रशिया तक पहुंचती है और फाइनली यूरोप को कनेक्ट करती है। इसको लेकर भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली रशिया से कोयला जो है ये इसी रास्ते से इंडिया में पहुंच चुका है, और ये मुमकिन हो सका है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के कारण। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और ईरान के बीच जो रिलेशंस है जिस तरीके से है फिलहाल तो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडस ऑपरेंडी है ईरान और इंडिया के बीच में ये थोड़ी बहुत बदल सकते हैं। बाकी जो रिलेशंस हैं ट्रेड को लेकर, इकोनॉमिकली, ये बदलने वाले नहीं है। खैर आप क्या मानते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते आप सभी के लिए एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यहाँ पर किस गवर्नमेंट एजेंसी ने संपूर्णता अभियान ये लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नाबार्ड, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।